So, hi everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IS. And right now we are discussing Industrial Relation Code 2020 and this is the second video in this discussion. Right, तो हमने पहले ही बात की है कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज है, इसमें जो गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2020 29 लेबर लॉज को एमलगेट करके एक चार जो हैं आपके नए कोड्स लेके आए हैं. उन चार नए कोड्स में दिस इज द फर्स्ट which is I am discussing Industrial Relation Code 2020, which itself is an amalgamation of three codes. One is Industrial Dispute Act, वो ट्रेड यूनियन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर. ये तीन एक्ट्स को एमलगेट करके ये IR कोड 2020 बनाया गया है. एंड दिस इज द सेकंड वीडियो इन दिस सीरीज. आपके लेबर लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं कि वो 33% अराउंड 33% ऑफ द पोर्शन आपके सिलेबस का कवर करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट अबाउट दिस प्रोग्राम दैट आई एम डिस्कसिंग विद. सो दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी EPFO एग्जामिनेशन 2025 जो कि शेड्यूल्ड है 30th of November को. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड वीडियो. विदाउट डिलेइंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ. तो हमने इससे पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डिस्कस किया है. सेक्शन 1 इज अबाउट टाइटल्स एंड ऑल जो भी दिए हुए हैं, एंड सेक्शन 2 जब भी आए किसी भी लॉ का, तो सेक्शन 2 जनरली डील करता है विद डेफिनेशन. तो हमने सभी फोरम्स की डेफिनेशन देख ली है, और जो ज़्यादातर उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके इस डेफिनेशन वाले पोर्शन से 80% आप ये उम्मीद कर सकते हो. 70 to 80% की क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में. नाउ टोटल सेक्शंस कितने हैं? तो टोटल सेक्शंस आर 104 सेक्शंस इन दिस कोड, जो आपके तीन मेजर लॉज को कवर करते हैं. अर्लियर जो तीन मेजर लॉज थे, one is Industrial Dispute Act 1947, another is Standing Order Act 1946, another is Trade Union Act 1926. तो ये तीन जो है, ये तीनों का एमलगेशन है. तो इसमें हमको एक कोड नहीं, तीन कोड पढ़ने हैं. ये तीन कोड पढ़ने के बाद इसमें क्या चेंजेस इन तीन कोड्स में किया गया है फ्रॉम प्रीवियस कोड्स, हमको वो भी देखना है. तो ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अलॉन्ग विद द ओल्डर कोड्स, ओल्डर लॉज जो हैं आपके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है आपका 1926 हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपका 1946 हो गया. इनमें नए में इस कोड में क्या चेंजेस हुआ है और ये पुराने में क्या था, इन दोनों चीजों को हमको देखना है. तो ये कंप्लीट आपका एक लेबर कोड तैयार होगा फ्रॉम जो आपके चार लेबर लॉज हैं, उनमें से एक लेबर लॉ आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा. और एटलीस्ट ये दूसरी क्लास है, तो 4 क्लासेस लगेंगे इसके डिस्कशन में. तो बी पेशेंट और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखते हैं, स्पेशली ऑफ EOAO, APFC में कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पूछा गया है, लेकिन EOAO में आप देखोगे कि पेपर जो है वो टफर साइड पे था. ठीक है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 3, दैट इज वर्क कमिटी. बाईपार्टाइट फोरम में सेक्शन 3 में हमको वर्क कमिटी देखनी है. तो वर्क कमिटी कौन से सेक्शन में आती है? सारे सेक्शन आपको याद नहीं करने हैं, लेट मी रिमाइंड यू. ठीक है, कुछ 8-10 सेक्शन हैं जो आपको इस कोड से याद करने हैं, जिसमें सेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 43 to 57 इज इंपॉर्टेंट, उसमें से भी 42, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सा है टोटल. ये अभी आप एक ओवरव्यू ले लो कि टोटल जो सेक्शंस हैं 104 हैं. टोटल जो आपके शेड्यूल्स हैं वो 3 हैं, और पार्ट कितने हैं वो आप कमेंट में बताओ. 3 शेड्यूल है. तो सेक्शन 3 वर्क कमेटी. तो वर्क कमेटी क्या होती है, क्यों, कब अप्लाई होती है, कब किसी इंडस्ट्री में वर्क कमेटी बनाई जाती है किसी इंडस्ट्री में? तो कहा गया है कि 100 से ज्यादा अगर वर्कर हैं किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी भी दिन, मतलब जो पिछले आपके 12 महीने बीते हैं उसमें किसी भी दिन अगर 12 महीने में 100 से ज्यादा वर्कर किसी इंडस्ट्री में रहे हों, तो उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को एक वर्क कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाता है. ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है. इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि अगर वो नेशनल जो इंटरेस्ट की इंडस्ट्री है तो वो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, और
कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ये हमने पिछली वीडियो में जो डेफिनेशन वाला है उसमें डिटेल में देखा है। अब इसका कंपोजिशन कैसा होगा, कौन लोग होंगे इस वर्क कमेटी में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मस्ट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के भी, वर्कर्स के भी। ठीक है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी फीवर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जो रेशियो है इसमें मेंबरशिप का इस वर्क कमेटी में, ये वर्कर और एम्प्लॉयर का सिमिलर होना चाहिए, यानी अगर जो एम्प्लॉयर का कम भी हो लेकिन वर्कर का कम नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। तो रेशियो जो है ये बोथ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ये सिमिलर या वर्कर्स का अधिक होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी फीवर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि दे मस्ट बी चूजन फ्रॉम अमंग द वर्कर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये वर्कर्स जो है वही चूज करेंगे। देयर सिलेक्शन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मस्ट बी डन इन कंजलेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ एनी। ठीक है, अगर कोई ट्रेड यूनियन किसी एस्टेब्लिशमेंट में है तो ये इस ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स का है, इनके डिस्कशन और कंजुलेशन के बाद इस वर्क कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव को वर्कर्स की तरफ से, यानी जो ट्रेड यूनियन है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर है, ये सेलेक्ट करके भेजेगा अंडर सेक्शन 9। ठीक है, तो सेक्शन 9 आगे देखेंगे क्या है अंडर सेक्शन 9। अभी के लिए ये याद रखो कि सेक्शन 9 इज रिलेटेड विद वर्क कमेटी। नाउ ड्यूटीज ऑफ दिस कमिटी, वर्क कमिटी की क्या ड्यूटीज होंगी, ये हार्मनी प्रमोट करेगा, कहाँ पे, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन प्रमोट करने की बात करेगा। ठीक है, ये डिस्कस करेगा और कमेंट करेगा ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड वर्कर, इनके जो कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है और जो कंसर्न है, इन पे डिस्कशन करेगा, इन पे जो है डिसीजन लेगा। ठीक है, इट ट्राई टू रिजॉल्व एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सच मैटर्स बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हमने याद किया कि सेक्शन 3 इज रिलेटेड टू वर्क, जो है आपकी वर्क कमेटी। सेक्शन 3 इज रिलेटेड विद वर्क कमेटी, जिसमें हमको पता चला कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, या जो है वर्कर के ज्यादा हो, एम्प्लॉयर के कम हो सकते हैं, लेकिन वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होने चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है कि किसी भी इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा पिछले 12 महीने में किसी भी गिवन डेट पे जो है वर्कर रहे हों, तो यहाँ पे वर्क कमेटी का निर्धारण यानी एस्टैब्लिशमेंट इज मैंडेटरी। नाउ अब हमारा जो सेक्शन 4 है, इट डील्स विद द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जो कि जीआरसी कहलाती है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट विद 20 और मोर वर्कर। अब याद रखना यहीं पे जो वर्क कमेटी है वो 100 और मोर वर्कर है, और जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है ये किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में जहां 20 या उससे अधिक वर्कर काम करते हों, मस्ट सेट अप 1 और मोर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी टू हैंडल इंडिविजुअल वर्कर डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये याद रखना इसकी एप्लीकेबिलिटी, ज्यादातर एप्लीकेबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछेगा, एलिजिबिलिटी कंपोजिशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी जो कंपोजिशन है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, किसका, वर्कर का और एम्प्लॉयर का जो मेंबर्स हैं, मेंबर चूजन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड व्हाट इज दैट प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज नॉट डिटेल्ड इन दिस कोड। तो ये हमें इतना पता चलेगा। चेयरपर्सन कौन होगा, तो सेलेक्टेड अल्टरनेटिवली, यानी एक साल इस जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का वर्कर्स की तरफ से आएगा और एक साल एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा, ताकि दोनों का जो है रिप्रेजेंटेटिव समान रूप से बना रहे। नाउ साइज एंड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, इस पे भी बात हुई है इस जीआरसी में। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। women workers must be represented in their proportion of share in total workforce। लेट्स से कि टोटल अगर 100 वर्कर्स हैं किसी इंडस्ट्री में और उसमें से 80 मेन हैं 20 वुमेन हैं, दिस इज द रियलिटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यही प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से 8 और यहाँ से एटलीस्ट 2 आना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। यानी उनके जो टोटल वर्कफोर्स में शेयर है उसके प्रोपोर्शन के बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम 10 से अधिक नहीं हो सकता है इस जीआरसी का मेंबरशिप साइज। फिलिंग एंड ग्रीवांस,
तो एनी वर्कर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर जीआरसी, इवन ए इंडिविजुअल वर्कर कैन फाइल कंप्लेंट। और टाइम लिमिट क्या है कि अगर उनके साथ कुछ घटित हो रहा है, कोई कॉज ऑफ एक्शन है, उनका कोई ग्रीवांस है, तो उस ग्रीवांस के 1 साल के भीतर ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द जीआरसी। अब ये इंडिविजुअल वर्कर हो या ग्रुप ऑफ वर्कर हो या ट्रेड यूनियन ही कंप्लेंट क्यों ना फाइल कर रहा हो, ये पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी है कि अकेला एक वर्कर भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। टाइम लिमिट फॉर डिसीजन, तो जीआरसी जो है ये प्रोसीडिंग, जब ये कंप्लेंट इसको मिल रही है उसके 30 दिन के भीतर ये अपना डिसीजन इसको देना होगा। यानी जो इंडिविजुअल वर्कर है जिसका ग्रीवांस है, वो इस ग्रीवांस के घटित होने के बाद यानी हैपनिंग के बाद 1 साल के भीतर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नाउ आफ्टर फाइलिंग कंप्लेंट दिस जीआरसी हैड टू फिनिश द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होगा विद इन 30 डेज, जब कंप्लेंट इसको रिसीव हो गई है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। अब डिसीजन रूल क्या है इस जीआरसी का, ठीक है, तो ये याद रखना डिसीजन जो है ये मेजॉरिटी व्यू पे बेस होगा। यानी हमने बात किया कि टोटल 10 मेंबर हैं इसके, और इसमें वर्कर और एम्प्लॉयर के इक्वल शेयर होने चाहिए, ये भी बात किया। तो इसमें से जिसमें 6 लोग ज्यादा वोट करेंगे, 6 लोगों का डिसीजन रहेगा, ये डिसीजन इस जीआरसी का होगा। बट वैलिड ओनली इफ मोर देन हाफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स अग्री, ठीक है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हाफ से ज्यादा एग्री करेंगे, इफ नॉट ट्रीटेड एज नो डिसीजन। तो ये याद रखना। तो एक यहाँ पे चंक है कि ये वैलिड कब होगा कि जब वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हाफ से ज्यादा इस पे एग्री करेंगे। इफ वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, तो ये कोई परमानेंट जो वो है नहीं, एडजुडिकेशन है नहीं कि इसका निर्णय मान्य नहीं होगा, इसको अपील किया जा सकता है, राइट। एजुकेटरी बॉडी नहीं है, एजुकेट नहीं कर सकता। If worker is not satisfied, then what? Worker can approach conciliation officer through trade union. अब ये conciliation officer हम अगले उसमें देखेंगे। conciliation officer through trade union within 60 days of GRC decision। तो यहाँ पे ज्यादा समझने की जरूरत है कि जो कुछ अगर किसी वर्कर की कंप्लेंट है, लेट से वर्कर ए है, इंडिविजुअल वर्कर है, इसका कोई ग्रीवांस है, तो ये जीआरसी के को जो है उस ग्रीवांस लेट से कि 1 Jan 2000 को इसका ग्रीवांस जो है घटित हुआ, इसके साथ कुछ हुआ। अब ये बाई 31 December 2001 तक ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब ये 31 दिसंबर को कंप्लेंट अगर जीआरसी में गई, यहां से समझना, जीआरसी में कंप्लेंट गई 31 दिसंबर 2001 को, तो जीआरसी को 30 जनवरी तक अपना डिसीजन 2001 तक देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्कर जो है अग्री नहीं करता है इस डिसीजन से, ठीक है, इस डिसीजन से, तो ये डिसीजन अगर मान्य नहीं है तो क्या करेगा कि ये 30 मार्च के बिफोर, 31 मार्च के बिफोर ही कैन फाइल अ कंप्लेंट विद कंसिलिएशन ऑफिसर। यानी 60 दिन के भीतर जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का डिसीजन है, अगर उससे ये इंडिविजुअल सहमत नहीं है, तो ही कैन फाइल अ कंप्लेंट विद ट्रेड यूनियन, ठीक है, ठीक है, कहां पे, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ जीआरसी, ठीक है। एक्सपायरी जो है वो 30 डेज पीरियड है, 30 डेज ऑफ पीरियड इफ नो डिसीजन, कंसिलिएशन ऑफिसर का भी अगर कोई डिसीजन नहीं आता है। स्पेशल केस टर्मिनेशन डिस्प्यूट क्या है, इफ वर्कर इज डिसमिस्ड, ठीक है, डिसमिस किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, रिट्रेंच किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, सभी जो ये रिट्रेंचमेंट है, ठीक है, या ले ऑफ है या लॉकआउट है, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको देखेंगे आप, ठीक है। अगर वर्कर डिसमिस हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रिट्रेंच हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, द डिस्प्यूट विल बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इवन इफ नो यूनियन और अदर वर्कर इज पार्टी। अगर इंडिविजुअल भी जाता है, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रीट किया जाएगा स्पेशल केस में। डायरेक्ट एक्सेस टू ट्राइब्यूनल, वर्कर में अप्रोच ट्राइब्यूनल डायरेक्टली, ठीक है, बिना अगर उसको कंसिलिएशन ऑफिसर के पास नहीं जाना है तो वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल पे जा सकता है आफ्टर 45 डेज ऑफ अप्लाइंग टू कंसिलिएशन ऑफिसर इफ ग्रीवांस रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ठीक है, कंसिलिएशन के पास जाना मस्ट है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अगर कंसिलिएशन से भी इसका काम नहीं चला तो ये जो है सीधे ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। कंसिलिएशन ऑफिसर का जो रिजल्ट है,
ठीक है, अग्री या डिसएग्रीमेंट जो वर्कर का जो भी है इस कंसिलेशन ऑफिसर के डिसीजन के साथ, अगर वो डिसएग्री करता है, हिज डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व्ड, तो विद इन 45 डेज ऑफ दिस डिसीजन ही कैन अप्रोच ट्राइब्यूनल। नाउ अभी याद रखना कि ये जो ट्राइब्यूनल है ना, ये एजुकेटरी बॉडी है, ये यानी इसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, एजुकेटरी बॉडी है यानी कोर्ट में चला गया है मैटर, ये याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म से सॉल्व करने की बातें चल रही थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म मतलब कि अभी जो है ये इंडस्ट्री के भीतर ही सॉल्व करने की बात हो रही है। नाउ दिस मैटर इज एडजुडिकेटेड। ठीक है, एडजुकेटेड हो गया है। ट्राइब्यूनल गेट्स फुल पावर टू एडजुकेट द डिस्प्यूट जस्ट लाइक अंडर सेक्शन 53(6). तो 53(6) में ये जो ट्राइब्यूनल है इसको पावर है किसी भी उसको डिस्प्यूट को एडजुकेट करने की। टाइम लिमिट फॉर ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपने देखा ये सारी टाइम मैंने समझाई है, लेकिन जब ये आपका ट्राइब्यूनल के पास गया मैटर, तो इट मस्ट कब तक फिल होना चाहिए कि जब घटना घटी उसके 2 साल के भीतर। ठीक है, डेट ऑफ डिसमिसल, टर्मिनेशन या रिट्रेचमेंट, यानी जो डिस्प्यूट है इंडिविजुअल वर्कर का या ग्रुप ऑफ वर्कर का, जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट के 2 साल के भीतर इसको ट्राइब्यूनल के पास जाना होगा। अगर 2 साल लैप्स हो गए हैं तो इसकी कंप्लेंट ट्राइब्यूनल में फाइल नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया जीआरसी के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर 3 ट्रेड यूनियन पे। अब ट्रेड यूनियन जो है इसके जो टोटल मैकेनिज्म्स हैं इसको देखेंगे। सेक्शन 5 to 27 डील्स विद ट्रेड यूनियन। अभी के लिए ये मोटा जो वो चीज याद रखो, 5 से 27 के बीच में कुछ भी आता है देन इट इज कंसर्न विद ट्रेड यूनियन। तो हमको क्या इंडिविजुअल ये सेक्शंस याद रखने सारे नहीं, अभी आपको ये याद रखना है फ्रॉम सेक्शन 5 to 27 व्हाटएवर कम्स इन बिटवीन इज रिलेटेड विद ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन इसमें। तो सेक्शन 5 रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? नो, फॉर अस हमको बस पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं बताऊंगा। तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये कौन है? ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ही इज अपॉइंटेड बाय हुम? स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। उसके अलावा एडिशनल ऑफिसर्स लाइक एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। ठीक है, तो कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है सेक्शन 5 के अंदर। दियर पावर एंड ड्यूटीज will be notified by state government from time to time। ठीक है, तो यहाँ अब इनका jurisdiction कहाँ पे है, इन कहाँ ये फैसले दे सकते हैं, इनका jurisdiction कहाँ है? If these additional joint deputy registrar exercise powers in the area where a trade union is registered with his office is located, they shall be deemed as a registrar for that particular union under the code। मतलब जो ये एडिशनल या रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, ये पावर वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां ट्रेड यूनियन की ऑफिस है, तो उस एरिया के रजिस्ट्रार कहलाएंगे। कहने का ये सिंपल सा मतलब है। अब ये सेक्शन 6 जो डील करता है ये क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन हमने देखा सेक्शन 5 के अंदर आता है। अब क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज कम्स अंडर सेक्शन 6। ठीक है, एंड दिस सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? तो इसमें कह रहा है 3 बातों का ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम एप्लीकेंट, जो अगर किसी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है तो मिनिमम जो एप्लीकेंट होंगे वो कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ये पीवाईक्यू है एपीएफसी में, है ना, पीवाईक्यू मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 मेंबर कैन अप्लाई बाय साइनिंग द यूनियंस रूल एंड फुलफिलिंग अदर कोड रिक्वायरमेंट। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर वर्कर ट्रेड यूनियन एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो 10% मिनिमम होना चाहिए, या 100 वर्कर whichever is less of the establishment industry must be member on the date of application। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि या तो 10% हो। ठीक है, लेट से 70 है टोटल एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्री, तो इसका 10% कितना हुआ? 7 हुआ। तो या तो 10% हो, ये कहने का मतलब है, या 100 मेंबर्स एटलीस्ट हों तो ये रजिस्ट्रेशन होगा। ये 2 क्राइटेरियाज हैं, या ये फुलफिल कर लो या ये फुलफिल कर लो, यानी 10% या 100 जो भी कम है
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए। समझ में आया? मिनिमम 10% या 100 जो भी मिनिमम है नंबर ऑफ वर्कर, ये किसी स्टैब्लिशमेंट के, ये एप्लीकेशन डेट पे ये क्राइटेरिया होल्ड करनी चाहिए। वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन, application does not become invalid if after filling but before registration up to half of the applicants withdrew or ceased to be members। ठीक है, ये है अगर आधे मेंबर्स जो है application does not become invalid if after filling but before registration up to half of the applicant withdrew or ceased to be members, तब भी ये एप्लीकेशन जो है इनवैलिड नहीं होगा। कंटिन्यूटी ऑफ मेंबरशिप में ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड यूनियन आफ्टर रजिस्ट्रेशन मस्ट ऑलवेज मेंटेन। ठीक है, ये जो है नॉट बिकम इनवैलिड इफ आफ्टर फिलिंग बट बिफोर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? A registered union must always maintain at least 10% of the worker or 100। वही क्राइटेरिया, ये वाली पुरानी वाली क्राइटेरिया मेंटेन करना है एज मेंबर्स, बट द यूनियन मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स एट अ टाइम, एट ऑल टाइम। तो ये मिनिमम 7 मेंबर्स है, अगर 70 है, ये मान लो 70 टोटल है, तो इसका 10% जो है 7 है, तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए सेक्शन 7 कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? अ ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इफ एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म एज पर द कोड, जो कोड में बताया गया है। यूनियन रूल मस्ट क्लियरली प्रोवाइड फॉर नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, पर्पस फॉर फॉर्मेशन, यूज ऑफ फंड, जो फंड आप इकट्ठा करोगे उसका यूज कहाँ करोगे, कैसे करोगे, ये आपको बताना है। मेंबरशिप लिस्ट देनी है, फैसिलिटी फॉर इंस्पेक्शन बाय ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स, ये सारे चीज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ मेंबर्स, ऑर्डिनरी मेंबर्स को, एक्चुअल वर्कर्स रिलेटेड विद एस्टेब्लिशमेंट, लिमिटेड ऑनरी मेंबर्स होंगे, ठीक है, ज्यादातर ऑर्डिनरी मेंबर्स होंगे यानी जो वर्कर है। टेम्परेरी मेंबर नॉट ऑफिस बियरर। सब्सक्रिप्शन फी क्या होगी? लेट से जो भी मेंबर्स बन रहे हैं इस किसी ट्रेड यूनियन के, मतलब कि जैसे आपको जो सैलरी स्लिप मिलती है, अगर आप कहीं पे सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी या इस तरह के रजिस्टर्ड, जहाँ पे ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि सैलरी स्लिप में आपको ट्रेड यूनियन फी लिख के आता है, तो ये सब्सक्रिप्शन फी कितनी है ये भी बताना पड़ेगा जो मेंबर्स देंगे। कंडीशन फॉर बेनिफिट, फाइन और फॉर फीचर क्या क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग और इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर कैसे करवाओगे, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तरीका वो बताना है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 1 every 3 years। तो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, यहाँ से हमको पता चलता है कि इनका जो टाइम पीरियड है, कितने दिन के लिए ये एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे, तो ये याद रखना 3 साल के लिए रहेंगे। और इन वैकेंसीज को कैसे आप फिल करोगे ये भी आपको बताना है। सेफ कस्टडी ऑफ फंड, एनुअल ऑडिट, इंस्ट्रक्शन राइट, रूल्स फॉर अमेंडमेंट एंड वेरिएशन, रूल्स फॉर डिसोल्यूशन, ये सारा का सारा बिफोर रजिस्ट्रेशन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड बिफोर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, राइट, रजिस्टरिंग अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 8 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन किसको दिया जाएगा? ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। बोथ ऑफ द मोड कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। एफिडेविट एंड डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, कॉपी ऑफ यूनियन रूल्स प्लस रिजोल्यूशन एडॉप्टेड रूल्स, रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फेडरेशन और सेंट्रल यूनियन, रिजोल्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर यूनियन सेपरेटली। फेडरेशन यानी ये ग्रुप ऑफ यूनियन जो है, या सेंट्रल यूनियन में उसमें कई ढेर सारे ट्रेड यूनियन रहेंगे। इफ यूनियन एग्जिस्टेड फॉर 1+ years, यानी 1 साल से पुराना यूनियन है, इट मस्ट ऑल्सो सबमिट असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। अगर आपका जो ट्रेड यूनियन है 1 साल से पुराना है, ठीक है, और रजिस्टर्ड नहीं है, तो यू नीड टू सबमिट असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। रजिस्ट्रार में डिमांड मोर इंफॉर्मेशन बिफोर अप्रूवल इफ ही सीक्स टू। इफ नेम इज सेम और डिप्रेविटली सिमिलर टू एग्जिस्टिंग यूनियन, कोई कहने का मतलब है कि कोई दूसरा ट्रेड यूनियन है, उसका नेम जो है, जो आपने नाम रखा है उसके बराबर है, तो योर नेम मस्ट बी चेंज बिफोर रजिस्ट्रेशन। आपके ट्रेड यूनियन का नेम चेंज होना चाहिए, ये सारी चीजें। नाउ सेक्शन 9 रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन कैसे होगा, ये कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। इफ सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार इंटर्स पार्टिकुलर इन रजिस्टर एंड इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइनल प्रूफ कि आपका ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गया है। अब ये फाइनल प्रूफ कौन से सेक्शन में बताया जा रहा है? सेक्शन 9 में। ओल्ड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है, जो कि डीम्ड रजिस्टर बट मस्ट अपडेट द रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव एज पर दिस न्यू कोड। तो नए वाले जो पुराने वाले हैं इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने रूल को इस 2020
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से। कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ जो रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ऑन यूनियन के ऑन रिक्वेस्ट पे यूनियन चाहे तो विड्रॉल कर सकता है, ठीक है, कैंसिलेशन करवा सकता है अपने रजिस्ट्रेशन का। इफ यूनियन वायलेट्स कोड्स और रूल्स, इफ मेंबरशिप फॉल्स बिलो 10% और वर्कर्स और 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस, ठीक है, यानी 7 मेंबर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया ध्यान रखना, 10% इसका निकालेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रार मस्ट गिव 60 डेज नोटिस बिफोर कैंसिलेशन एक्सेप्ट इफ ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स, अगर ट्राइब्यूनल खुद से बोल रहा है कि भाई कैंसिल करो हमारा रजिस्ट्रेशन, तब तो कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये यूनियन का ऑन रिक्वेस्ट नहीं है, याद रखना यूनियन का ऑन रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया है, यूनियन कोई रूल या कोड वायोलेट कर रहा है या इसकी मेंबरशिप कम हो जा रही है, तो रजिस्ट्रार जो है इसकी मेंबरशिप कैंसिल करने से पहले, ठीक है, 60 दिन का प्रायर नोटिस देगा। रजिस्ट्रार मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग एंड कम्युनिकेट टू ट्रेड यूनियन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की बात चल रही है। चलिए आगे सेक्शन 310 अपील, इफ रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज और कैंसल्ड, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन कहां अपील कर सकता है, ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल में विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, ट्राइब्यूनल में कंडोन डिले इफ जस्टिफाइड, ठीक है, ट्राइब्यूनल में कंडोन डिले इफ जस्टिफाइड, ट्राइब्यूनल कैन डिसमिस अपील, जो अपील ट्रेड यूनियन कर रहा है कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन जो है अनएथिकली या गलत तरीके से कैंसिल किया जा रहा है बाय रजिस्ट्रार, तो इसमें ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, अगर वो पाता है सभी चीज सही है तो ऑर्डर कर देगा रजिस्ट्रेशन को, अगर पाता है कि ट्रेड यूनियन जो है कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है तो रजिस्ट्रार के जो डिसीजन को वैलिड पाते हुए इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर दे सकता है या रिवर्स कर सकता है कैंसिलेशन को। दीज आर द पावर वेस्टेड विद ट्राइब्यूनल। नाउ सेक्शन 11 कम्युनिकेशन, all notices sent to unions register head office only, union must inform registrar about fall in membership, any change in particulars rule and constitution, तो ये रजिस्ट्रार को बताना जिम्मेदारी किसकी है, ट्रेड यूनियन की। सेक्शन 12 क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन बिकम लीगल एंटिटी या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इनके पास एक मुहर होगी, राइट टू अक्वायर होल्ड एंड सेल प्रॉपर्टी, ये भी पावर इनके पास है, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे सकते हैं, राइट टू सू यानी इनको सू किया जा सकता है, एंड बीइंग स्यूड, ठीक है, इन इट्स नेम यानी कोर्ट में इनको श्यू किया जा सकता है, ये किसी को श्यू भी कर सकते हैं किसी मेंबर को अपने, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशंस क्या क्या है सेक्शन 13 में, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर अदर लॉज, ठीक है, और इस कोड के अंदर अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, देन इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉज लाइक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013, एनी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, इन लॉज के अंदर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं किया जा सकता इफ दिस ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड अंडर द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। नाउ सेक्शन 14, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, यहाँ पे बीपीवाईक्यू आया है, ठीक है, ये सारी डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा जो पीछे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। नाउ सेक्शन 14 क्या कहता है, निगोशिएटिंग यूनियन और जो है काउंसिल के बारे में, ट्रेड यूनियन काउंसिल के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद रजिस्टर्ड यूनियन मस्ट हैव अ नेगोशिएटिंग बॉडी, सारा एस्टेब्लिशमेंट जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, तो इसको जो ये एस्टेब्लिशमेंट है इसमें एक निगोशिएटिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि निगोशिएट कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स बिफोर इंडस्ट्री। नाउ तो अगर कोई इंडस्ट्री है जहां पे सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है जो कि रजिस्टर्ड, लेट्स से कि एक कोई इंडस्ट्री है जहां पे 100 वर्कर है ना, 100 वर्कर हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन है जो कि रजिस्टर्ड है और यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं, इसमें 70 जो है 10% क्राइटेरिया मीट करने के बाद, तो ये जो 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 यहाँ आप 70 रख लो, 70 जो है इंडस्ट्री में किसी में 70 वो है, इस ट्रेड यूनियन में ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की साइज 70 वर्कर्स हैं और यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन है जहाँ पे 7 मेंबर यानी 10% की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं,
ठीक है, और एक ही ट्रेड यूनियन है, तो ये ट्रेड यूनियन जो है सोल नेगोशिएटिंग यूनिट होगा, यानी जो एम्प्लॉयर होगा या सोल यूनिट है, नेगोशिएटिंग यूनिट है, तो ये एम्प्लॉयर के सामने ये कोई भी दिक्कत आती है एम्प्लॉयज को, उनका कोई भी ग्रीवांस है, तो ये ट्रेड यूनियन लेके जाएगा, सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है। इफ मल्टीपल यूनियन, लेट्स से कि कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, 1 लाख वर्कर में नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस इसमें बने हुए हैं, यूनियन विद 51% प्लस वर्कर्स सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। तो कोई यूनियन है जिसमें 51% प्लस वर्कर हैं, वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। इफ किसी के पास जो है 51% जो है वर्कर नहीं है, ठीक है, किसी भी के पास जो है, ये जो 51% वर्कर वाला सोल नेगोशिएटिंग यूनियन मल्टीपल पे आएगा, ये याद रखना, ठीक है, मल्टीपल जो ट्रेड यूनियंस है, अगर किसी भी ट्रेड यूनियन के पास 51% ऑफ द वर्कर्स की मेंबरशिप नहीं है, तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी विद यूनियन हैविंग एटलीस्ट 20% सपोर्ट, ठीक है, ठीक, 20% सपोर्ट। तो ये जो काउंसिल है, इसमें जो ट्रेड यूनियन वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास एटलीस्ट 20% वर्कर्स का सपोर्ट होगा। लेट से 5 यूनियंस हैं जिनके पास अलग अलग में 20% यानी 100% की मेंबरशिप है, तो ये पांचों जो है यूनियन मिलकर फॉर्म करेंगे एक नेगोशिएटिंग काउंसिल। नेगोशिएटिंग काउंसिल याद रखिए, 20% का क्राइटेरिया, 51% का क्राइटेरिया एंड 10% का क्राइटेरिया। एनी एग्रीमेंट इज वैलिड इफ सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी इन काउंसिल, ठीक है, एनी एग्रीमेंट इज वैलिड इफ सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी इन द काउंसिल। रिकॉग्निशन वैलिड फॉर 3 इयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 5 इयर्स, ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन है नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल का, ये 3 साल के लिए वैलिड है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए। एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड फैसिलिटी टू यू ट्रेड यूनियन, ये ध्यान रखना। आगे अब सेक्शन 15 जो है वो यूनियन, जो ट्रेड यूनियन का फंड है, इसके बारे में बात करता है। तो एक जनरल फंड है, ठीक है, जनरल फंड क्या है? जनरल फंड ओनली फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी होता है, मे बी क्रिएटेड फॉर सिविक पॉलिटिकल पर्पजेस। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फंड इज वॉलंटरी, है ना, जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के जो मेंबर हैं, इनको तो ये जनरल फंड में कंट्रीब्यूट 100% करना ही है, ये वॉलंटरी नहीं है, दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस फंड। नाउ ये जो पॉलिटिकल फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? वॉलंटरी है, अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। नॉन कंट्रीब्यूटर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, सब्सक्रिप्शन फी एज प्रिस्क्राइब्ड, तो ये जो सब्सक्रिप्शन फी तो लगनी ही लगनी है। अब सेक्शन 16 to 18 इम्यूनिटीज क्या क्या मिली है, राहत की बात करेंगे 16 से 18 में। अब सिविल इम्यूनिटी सेक्शन 16 बात करता है, तो कोई भी सिविल सूट अगेंस्ट यूनियन या यूनियन के ऑफिस बियरर फॉर एक्शन ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं किया जा सकता अगेंस्ट यूनियन या यूनियन के ऑफिस बियरर के साथ, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑनगोइंग है, इंड्यूसिंग ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? इफ एक्ट डन नोइंगली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव्स इंस्ट्रक्शन, जो ट्रेड यूनियन का एग्जीक्यूटिव है, इसके इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कोई काम किया गया, ठीक है, अगेंस्ट कोई काम किया गया और वो नोइंगली किया गया, तब जो है इम्यूनिटी ये नहीं रहेगी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं सेक्शन 17 में। एग्रीमेंट्स टू प्रमोट यूनियंस लॉफुल ऑब्जेक्टिव नॉट पनिशेबल, अगर एग्रीमेंट कोई हो रहा है जो कि प्रमोट कर रहा है यूनियन का लॉफुल ऑब्जेक्टिव, फिर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन दिया गया है एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस, अगर ट्रेड यूनियन मिलके कोई एग्रीमेंट कर रहा है स्ट्राइक के लिए कि स्ट्राइक में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जिससे कोई ऑफेंस हो, तो ये पनिशेबल है विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब 18 इन्फोर्सिबिलिटी, इनका इन्फोर्समेंट कैसे होगा? यूनियन एग्रीमेंट नॉट वॉइड जस्ट बिकॉज दे रिस्ट्रेन ट्रेड, ठीक है, अगर ये ट्रेड को दबा रहे हैं यानी ट्रेड को रोक रहे हैं, कोई यूनियन एग्रीमेंट है यानी स्ट्राइक के लिए एग्रीमेंट हो गया किसी चीज के लिए, तो ये जो है वॉइड नहीं होगा कि वो ट्रेड को रोक रहे हैं, क्योंकि भाई उनका जो है उनके साथ भी नुकसान हो रहा है, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड है उसको मीट करने के लिए। लेकिन कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स एग्रीमेंट रिलेटेड टू सेलिंग गुड्स,
एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी याद रखना। अब राइट्स एंड मेंबरशिप सेक्शन 19 to 21। अब सेक्शन 19 मेंबर्स और ऑफिस बियरर्स को कहता है हैव राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स एंड मेंबरशिप लिस्ट। ठीक है, तो सेक्शन 9 जो है ये मेंबर्स और ऑफिस बियरर को, कौन से ऑफिस बियरर, जो रजिस्ट्रार है उसकी बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को, तो दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स एंड मेंबरशिप लिस्ट। सेक्शन 20 कह रहा है कि एनी पर्सन 14 प्लस इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्री कैन बी ए मेंबर विद फुल राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कोई भी पर्सन 14 प्लस का है और नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में है, वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। सेक्शन 29 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, तो 18 साल से बिलो ये डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा है। एनी पर्सन 14 प्लस इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्री कैन बिकम मेंबर, लेकिन अगर वो हजार्डस इंडस्ट्री में है तो उसको 18 वर्ष का होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर क्या है, बिलो 18 ईयर्स, convicted of offense involving moral turpitude till 5 years after release। ठीक है, 5 साल तक जो है अगर उसको जेल से छूटा है तो ये 5 साल तक जो है किस ग्राउंड पे, जो है मोरल टर्पिट्यूड के ग्राउंड पे अगर उसको जो है उस ऑफेंस उसके ऊपर लगाया गया है, वो 5 साल तक मेंबर नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफाइड बाय ट्राइब्यूनल इटसेल्फ, है ना, मिनिस्टर और होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉन इंडस्ट्री रिलेटेड कैन नॉट बी ऑफिस बियरर। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में डिस्प्यूट बताया है कौन कौन सा डिस्प्यूट है, बिटवीन टू यूनियन, बिटवीन मेंबर्स एंड यूनियन, विद इन फेडरेशन, ट्रेड यूनियन का जो ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिटवीन टू यूनियन, बिटवीन मेंबर्स यानी एक ही यूनियन है उसके मेंबर, और यूनियन रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इलेक्शन, मेंबरशिप को लेके, विद इन फेडरेशन यानी निगोशिएटिंग काउंसिल है ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, उनके मेंबर्स के बीच में, कैन बी रिफर टू ट्राइब्यूनल, सिविल कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है, ट्राइब्यूनल को रिफर किया जाएगा। अब ये ट्राइब्यूनल के पास भी पावर सिविल कोर्ट की है। सेक्शन 23 ऑफिस बियरर का कंपोजिशन क्या होगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एटलीस्ट 50% ऑफिस बियरर मस्ट बी वर्कर्स ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑफिस बियरर का कम, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ ऑफिस बियरर मस्ट बी वर्कर्स ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेड यूनियन है इसमें मेंबर बाहर के लोग भी बन सकते हैं, उस इंडस्ट्री के ना हो, ठीक है, और इंडस्ट्री के, लेकिन ये 50% कम से कम उस इंडस्ट्री के वर्कर होने चाहिए, ऑफिस बियरर होने चाहिए, बी वर्कर्स। ठीक है, इन अदर केसेस एटलीस्ट 2/3 यानी 33% ऑफिस बियरर मस्ट बी वर्कर्स। ठीक है, 2/3। ठीक है, इन अदर केसेस ऑफिस बियरर मस्ट बी वर्कर्स आउटसाइड लिमिटेड टू 1/3, यानी 66% जो है अदर केसेस में ये ऑफिस बियरर वर्कर्स होने चाहिए, 33% कैन बी आउटसाइडर्स, रिटायर्ड, रिट्रेंच, एम्प्लॉयड, नॉट आउटसाइडर्स। ठीक है, यानी अगर रिट्रेंच कोई किया गया है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आएगा ना, कोई रिट्रेंच्ड है तो ये आईडीए है, तो इसको आउटसाइडर नहीं गिना जाएगा। रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी आउटसाइडर नहीं गिना जाएगा अंडर दिस एक्ट, ये याद रखना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कह रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड, अगर कोई ट्रेड यूनियन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कह रहे हैं कि इसमें जो 50% है ये एटलीस्ट वर्कर उसी जो है इंडस्ट्री के होने चाहिए, उसी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री के वर्कर होने चाहिए, और ऑफिस बियरर मस्ट बी वर्कर्स ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री। 50% बाहर के लोग भी हो सकते हैं या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर या अदर सेक्टर की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड में, तो ये कह रहे हैं कि ये 66% यानी 2/3 जो है ये वर्कर होने चाहिए उसी इंडस्ट्री के, 33% कैन बी आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स। ये क्राइटेरिया याद रखना, ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड या अदर सेक्टर अदर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना किसने किसको आउटसाइडर नहीं माना है, तो जो रिट्रेंच एम्प्लॉय है, रिट्रेंच्ड है, ये आउटसाइडर में नहीं काउंट किए जाएंगे, जो रिटायर्ड है ये भी आउटसाइडर में काउंट नहीं किए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24 चेंज ऑफ नेम एंड एमलगेशन ऑफ 1 और 2 यूनियन। नेम चेंज नीड्स 2/3 मेंबर अप्रूवल, कि अगर ट्रेड यूनियन का नाम जो है भारत सेवा संघ है, लिख लो कि भारत सेवा संघ का कोई नाम से ट्रेड यूनियन है,
संघ कोई ट्रेड यूनियन है ना, तो इसके जो है लेट से कि 100 मेंबर्स हैं, तो इसका 2/3 कितना हुआ, 66 मेंबर्स, 66.33 मेंबर्स है ना, टू बी प्रिसाइज। 2/3 मेंबर का अप्रूवल जरूरी है नेम चेंज के लिए। तो इसमें से एटलीस्ट 66 लोग ये सर्टिफाई करेंगे कि हाँ हम नेम चेंज से सहमत हैं। 2 और मोर यूनियन कैन मर्ज विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, ये भी हो सकता है, 2 या उससे ज्यादा यूनियन आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार कैन रिजेक्ट इफ न्यू नेम इज मिसलीडिंग या सिमिलर टू एनी अदर यूनियन। राइट एंड ऑब्लिगेशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय नेम चेंज और मर्जर। ठीक है, राइट और ऑब्लिगेशन अनअफेक्टेड रहेगा। डिसोल्यूशन, किसी ट्रेड यूनियन को डिसोल्यूट करना है, सेक्शन 24 नेम चेंज, 25 डिसोल्यूशन। ठीक है, ये सारे सेक्शंस याद नहीं करने आप लोगों को, अब ये 5 से 27 हम लोगों को बस ये याद रखना है। ठीक है, और जो मिनिमम मेंबरशिप वाला, तो डिसोल्यूशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर किसी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो इस 14 दिन के भीतर, ठीक है, डिसॉल्व किया गया, इसके 14 दिन यानी 14 डेज के विदिन 14 डेज इसको किसको रिपोर्ट करना है कि डिसॉल्व किया गया, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को रिपोर्ट करना है कि भाई ये ट्रेड यूनियन डिसॉल्व किया गया है। साइंड बाय 7 मेंबर्स प्लस सेक्रेटरी। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर रहे हैं 14 दिन के भीतर, तो एटलीस्ट 7 मेंबर प्लस वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन इसको साइन करके रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा। इफ रूल डोंट स्पेसिफाई फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रजिस्ट्रार डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द मेंबर्स। तो ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है, अब इसको पता चल गया, तो लेट से इस ट्रेड यूनियन के पास, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं 70 मेंबर हैं, ठीक है, अब इसके पास जो है 70,000 फंड में पड़े हुए हैं, 70,000। तो अगर कोई रूल नहीं बना है ट्रेड यूनियन का कि फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आफ्टर डिसोल्यूशन, तो ये क्या करेगा, रजिस्ट्रार जितने भी मेंबर हैं इनमें इक्वली ये फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 70 मेंबर है, 70,000 है, 1,000 रुपए सबको सबके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। नाउ सेक्शन 26 एनुअल रिटर्न। Every year union must submit audited account of receipt, expenses खर्चे, asset क्या उधारी है liability as on 31st December of that year, statement of office bearer changes। ठीक है, ऑफिस बियरर चेंजेस कौन कौन चेंज हुआ है, अपडेटेड रूल्स कॉपी, ये सारे के सारे एनुअल रिपोर्ट्स के साथ सबमिट करना पड़ेगा यूनियन को हर साल। ठीक है, रूल अमेंडमेंट्स टू बी रिपोर्टेड विद इन 15 डेज। रूल अमेंडमेंट टू बी रिपोर्ट चेंज होने के बाद 15 दिन के भीतर रिपोर्ट करना है किसको, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को। रजिस्ट्रार कैन इंस्पेक्ट अकाउंट बुक्स विद इन 15 किलोमीटर ऑफ हिज ऑफिस। तो ये क्राइटेरिया याद रखना, रजिस्ट्रार का जो जुरिडिक्शन एरिया है वो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तक वो अकाउंट्स और बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। सेक्शन 27 रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेवल यूनियन की बात कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज अ यूनियन फेडरेशन of union as central trade union, state government में recognize at state level। dispute over recognition की state का है या central का है, decided by prescribed authority। ठीक है, अब वो कौन सी अथॉरिटी है वो देखेंगे, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। चैप्टर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर जैसे ट्रेड यूनियन इंपॉर्टेंट है 5 से 27 तक है, स्टैंडिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ये 28 टू 39 सेक्शन तक डील करता है। ठीक है, अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, एक सिंपल से टर्म में समझिए कि कोई इंडस्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्री है, अब उसमें कुछ रूल्स होंगे ना वर्कर्स के लिए जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको फ्लोर ऑर्डर भी कई पहले कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री है, तो इसमें एम्प्लॉयर के साइड के रूल कि क्या होगा, ताकि ये बेनिफिट कर सके किसको, वर्कर्स को, और वर्कर्स को अवेयर रखे अबाउट द रूल्स। ठीक है, अवेयर रखे अबाउट द रूल्स, ये सारी चीजें कही जाएंगी। ठीक है, तो जो भी रूल है, लेट से कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना, 8 घंटे के ऊपर जो आपको चार्जेस मिलेंगे वो डबल मिलेंगे। ठीक है, ये मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जो रेसेस होगा, लंच होगा, ये कितने देर का होगा। ठीक है, ट्रेंचेज हैं कि नहीं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, उनको बेबीज के रखने के लिए। ठीक है, जो आपकी वीकली हॉलीडे है वो किस तरह से काउंट होगा, वीकली हॉलीडे कब है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक जो है एक फ्लोर पे
जो है इसको डिस्प्ले किया जाएगा, और यही है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सेक्शन 28 जो है ये इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। कब एप्लीकेबल होगा स्टैंडिंग ऑर्डर किसी इंडस्ट्री में, कब लागू होगा? तो ये कह रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो जहां पे 300 या उससे अधिक वर्कर हैं, आइदर एम्प्लॉयड करंटली और एट एनी टाइम इन पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में कभी भी 300 या उससे अधिक वर्कर रहे हों या अभी हैं, तो वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर रखना जरूरी है। It does not apply to workers who already governed by civil services rules like fundamental and supplementary rule, civil services classification control and appeal rules, temporary service rule, revised leave rules, civil services regulation, civilian in defense services rule, Indian railway establishment code या एनी अदर रूल नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल, सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल, टेम्परेरी सर्विस रूल या रिवाइज्ड लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस रूल, ये सारे के सारे स्टैंडिंग ऑर्डर ही हैं अपने डिफरेंट टाइप के, लेकिन यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में ये स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी होगी इनकी। ठीक है, तो समझ में आया 300 वर्कर्स पिछले 12 महीने में किसी भी गिवन डेट पे क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर, ये हमने देख लिया। नाउ सेक्शन 29, 28 तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, 29 क्या कह रहा है? मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन सर्विस कंडीशन एंड रिलेटेड मैटर्स। तो समझिए, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री निकालेगी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, इंडस्ट्री को कैसा है इनके रूल के हिसाब से। तो लेट से कि इंडस्ट्री ए है, ये इसका स्टैंडिंग ऑर्डर है, अपना खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, एक इंडस्ट्री बी है, विद नो स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नो स्टैंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे हम सेंट्रल लिख दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है। यानी ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगर ये कंपनी ए ने एप्लीकेबल नहीं किया है अभी तक और करना चाहता है, तब तक इस पे, जब तक यहाँ पे कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं, तब तक ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा। और बी पे है ही नहीं, तो बी पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होगा। ठीक है, और स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये कंपनी लागू कर रही है, लगभग इससे मैच होता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की मतलब, जब तक कोई परमानेंट स्टैंडिंग ऑर्डर कंपनी नहीं लेके आ रही है, तब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू रहेगा किसी एस्टेब्लिशमेंट पे जिसके पास 300 या उससे ज्यादा वर्कर है, until an establishment gets its own certified standing order। ठीक है, सेक्शन 33 में इसको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। द मॉडल ऑर्डर आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ऑन दैट यूनिट, है ना, या इंडस्ट्री। सेक्शन 30 ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर। कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या तरीका है? तो एम्प्लॉयर मस्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर विद इन 6 मंथ ऑफ कोड कमेंसमेंट। ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ रहा है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कोड कमेंसमेंट बेस्ड ऑन, किस पे बेस होना चाहिए ये? ठीक है, जैसे ही आप ये याद रखो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, अब हमने बात की कि जो 2020 का आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है ये आपका 2020 में आया, लेकिन सारे स्टेट्स में अलग अलग डेट पे आएगा, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ मॉडिफिकेशन के साथ हर स्टेट लेके आएगा। इट इज अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, है ना, कंकरेंट लिस्ट, लेबर इज अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका इंडस्ट्री है, ये जब कोड जहाँ पे जिस स्टेट में या वहाँ पे इंडस्ट्री पे लागू हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली लागू हो जाएगा। तो जब लागू हुआ तो एम्प्लॉयर एक जो है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, है ना, कब? 6 महीने के भीतर। ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लागू हो रहा है, इसके 6 महीने के भीतर। और ये किससे इंस्पायर होगा, किस पे बेस्ड होगा? तो ये जो मॉडल इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैटर्स इन फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल किससे डील करता है? स्टैंडिंग ऑर्डर से। अब हमने बात की कि 3 शेड्यूल हैं इसमें। ठीक है, तो क्योंकि 3 कोड हैं, 3 पुराने लॉज हैं जिसको एक कोड में एमलगेट किया गया है। अभी बात की ना, 3 पुराने लॉज हैं
कौन कौन से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये हर जो आपका ये पुराने एक्ट हैं, इसके लिए एक जो है क्या बनाया गया है? शेड्यूल बनाया गया है। तो ये जो तीसरा शेड्यूल है ये स्टैंडिंग ऑर्डर, वो फर्स्ट शेड्यूल है ये स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए है ना। एनी एडिशनल मैटर्स रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट नथिंग इनकंसिस्टेंट विद द कोड। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि कोड को वायलेट करे, ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्री थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ करना चाह रही है अपने हिसाब से, तो वो इस जो है ड्राफ्ट में डाल सकती है। 6 महीने के भीतर इसको प्रोड्यूस करना है। एम्प्लॉयर मस्ट कंसल्ट, किससे कंसल्ट करेगा? ट्रेड यूनियन, अगर सोल है कोई एक ही ट्रेड यूनियन है, निगोशिएटिंग यूनियन अगर एक से ज्यादा है और 51% मेंबरशिप को सेटिस्फाइड करता है। अगर 51% किसी के पास नहीं है, एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है, तो 20% का ग्रुप बना के एक जो है ट्रेड यूनियन काउंसिल बनाया जाएगा। 20% का ये क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है। बिफोर सेंडिंग अ ड्राफ्ट टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, एम्प्लॉयर मस्ट कंसल्ट, इनको कब? अपना ड्राफ्ट को भेजने से पहले कि जो आपके इस स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करे, सर्टिफाइंग ऑफिसर। इफ एम्प्लॉयर अडॉप्ट्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कैसा? कि जो मॉडल इंडस्ट्री जो स्टैंडिंग ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको एज इट इज बिना किसी मॉडिफिकेशन के अडॉप्ट कर रहा है, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। इट इज डीम्ड सर्टिफाइड, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, ऑलरेडी सर्टिफाइड है। एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म सर्टिफाइंग ऑफिसर हु मे स्टिल सजेस्ट अमेंडमेंट, अगर लगेगा कोई तो। एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट एनी मॉडिफिकेशन विद इन 6 months ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, 6 months ऑफ एप्लीकेबिलिटी, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। सर्टिफाइंग ऑफिसर विल issue notice to trade union, negotiating body or worker representative, invite comments, give hearing, decide modification, must complete process within 60 days, otherwise draft deemed to be certified, ठीक है। तो must complete process within 60 days, तो ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास कोई आया चेंज करने के लिए कुछ, वो सर्टिफाइंग, तो वो 60 दिन के अंदर उसको अप्लीकेबल कर देगा, चेंज करके कर देगा, अदरवाइज वो सर्टिफाइड माना जाएगा जो है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। अगर ये 60 दिन में अपना डिसीजन नहीं दे रहे हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर कोई, तो ये सर्टिफाइड माना जाएगा अपने आप। स्टैंडिंग ऑर्डर आर सर्टिफाइबल इफ, ठीक है, कब जो है ये स्टैंडिंग ऑर्डर आर सर्टिफाइबल, इनको सर्टिफाई किया जा सकता है जब ये किसी कंडीशन को, कुछ कंडीशन दी गई हैं, इफ दे कवर ऑल मैटर इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल यानी स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड सारे मैटर्स को कवर कर रहे हो, है ना। कंफर्म विद द कोड, कोड के हिसाब से है। सर्टिफाइंग ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी विल जज फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस of provisions. Once certified, copies must be sent to employer or workers representative यानी ट्रेड यूनियन को विद इन 7 days। अगर ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गया है, तो ये एम्प्लॉयर को और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव को सर्टिफिकेशन के 7 दिन के भीतर कॉपी भेज देना है। ड्राफ्ट मस्ट बी accompanied by details of worker, their union and negotiating bodies. ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर विद सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट में सबमिट जॉइंट ड्राफ्ट ऑर्डर, समझ गए नहीं, ठीक है। तो 2-4 इंडस्ट्री हैं सिमिलर, इन सबकी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो है इंडस्ट्रियल जो ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये सेम होने चाहिए, तो ये साथ में जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर जो कोड कमिटमेंट से पहले विल कंटिन्यू इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस कोड, ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो लागू रहेंगे। चलिए, सेक्शन 31, पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी हैव अ सिविल कोड पावर। जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर, इसके पास कैसी पावर है? और अपीलेट अथॉरिटी के सिविल कोड की पावर है। ये रिसीव कर सकता है एविडेंस को, सम्मन कर सकता है विटनेस को, डिमांड कर सकता है डॉक्यूमेंट, कैन करेक्ट क्लर्कियल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन देयर ऑर्डर्स, ठीक है। अपील्स अगेंस्ट दिस अपीलेट अथॉरिटी और ये सर्टिफाइंग ऑफिसर, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, negotiating body और worker representative can appeal within 60 days against certifying officer's order, अगर उनको लगता है कि इनकी बात को नहीं माना गया है। अपील goes to appellate authority notified by appropriate government, ठीक है। तो अपील कहाँ जाएगी? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा? जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करेगी कि दिस इज द अपीलेट अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 33, डेट ऑफ ऑपरेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर और मॉडिफाइड ऑर्डर केम इनटू
come into force 30 days after certification if no appeal। मतलब जो आपका जो सर्टिफाइड हो गया, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा, इसको 7 दिन के भीतर एम्प्लॉयर और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजना होगा। इस सर्टिफिकेशन के 30 डेज के भीतर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। 7 डेज आफ्टर अपीलेट ऑर्डर इफ अपील फेल्ड। ठीक है, तो लेट से कि 30 दिन के भीतर गया, लेकिन ये इंडस्ट्री ने अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर दी। ठीक है, अपील कर दी और अपीलेट अथॉरिटी ने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया तो उसके 7 दिन के भीतर ये माना जाएगा, और फेल भी हो गया तब भी 7 दिन के भीतर माना जाएगा। एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन फाइनल स्टैंडिंग ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज फॉर वर्कर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज समझ सके उसी लैंग्वेज में इसको रखना है, क्योंकि ये उनकी जानकारी के लिए है ना। सेक्शन 34 रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। सर्टिफाइड कॉपीज मस्ट बी फिल्ड या अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन रजिस्टर अवेल टू पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। ठीक है, पब्लिक को भी, जरूरी नहीं है कि वर्कर हो, प्रेस्क्राइब्ड फी पे पब्लिक को भी, जैसे आरटीआई की चीज है उस तरह की कुछ चीजें कि क्या भाई बेसिक स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है इस कंपनी का। ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर कैन नॉट बी मॉडिफाइड विद इन 6 मंथ ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, तो 6 महीने तक तो रहना ही होगा। अगर ये आ गया है और ये कोई अपील ओपील नहीं हुई, लागू हो गया, तो एटलीस्ट 6 महीने तो चलना है। 6 महीने के बाद ही कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, अनलेस बाय अग्रीमेंट विद वर्कर और यूनियन। एम्प्लॉयर, वर्कर या यूनियन में अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन आफ्टर 6 मंथ विद कॉपीज ऑफ प्रपोज चेंजेस। सेम प्रोसीजर एज ओरिजिनल सर्टिफिकेशन अप्लाइज। सारे प्रोसीजर फिर से फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ सेक्शन 36 ओरल एविडेंस क्या हो सकता है। नो ओरल एविडेंस कैन बी कंट्राडिक्ट और चेंज सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इन कोर्ट। तो ओरल एविडेंस माना नहीं जाएगा। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या है। सेक्शन 37 इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्प्यूट। इफ डिस्प्यूट अराइजेस अबाउट एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, एम्प्लॉयर हो, वर्कर हो या यूनियन हो, ये ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द एस्टेब्लिशमेंट लाइज, ट्राइब्यूनल डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। ठीक है। सेक्शन 38 सस्पेंशन ऑफ वर्कर। इफ वर्कर इज सस्पेंडेड और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है ऑफ मिसकंडक्ट, इंक्वायरी मस्ट फिनिश विद इन 90 डेज। ठीक है, वर्कर मस्ट बी पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, 90 डेज तक उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए इफ वर्कर इज सस्पेंडेड। ठीक है, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट। ठीक, सस्पेंडेड कैसे है, इफ वर्कर इज सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट। सस्पेंड किया गया है, उसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट की इंक्वायरी पेंडिंग है। इंक्वायरी मस्ट बी फिनिश विद इन 90 डेज। उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। उस 90 दिन में उसको एक सब्सिस्टेंस यानी वो अपना खर्चा चला सके, उसका अलाउंस मिलना चाहिए। पहला जो है इसमें 50% ऑफ वेजेस फॉर फर्स्ट 90 डेज। तो ये जिसमें इंक्वायरी होनी है 90 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस 90 दिन के अंदर जो इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, इसका जो भी वेज है, अब वेज की डेफिनेशन हमने बताई थी, वेज का 50% इसको मिलना चाहिए। वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस है ये भी बताया है। ठीक है, 75% ऑफ वेजेस देयर आफ्टर। अगर 90 दिन में नहीं किया तो ये किसकी गलती है, ये एम्प्लॉयर की गलती है। 90 दिन के अंदर ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, एम्प्लॉयर या यूनियन की गलती है। तो ये जो है 75% ऑफ द वेज इसको देना चालू करेंगे, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, क्योंकि इसमें वर्कर का फॉल्ट नहीं है। सेक्शन 39 गवर्नमेंट एक्सेम्पशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है may exempt any establishment fully or partially from this chapter of notification, chapter by notification। ठीक है, मतलब उसको स्टैंडिंग ऑर्डर रखना है कि नहीं रखना है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा। इन शॉर्ट रिवीजन देखिए, तो ये आपका पूरा का पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर का इन शॉर्ट रिवीजन है। शॉर्ट में स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से सेक्शन में है बताइए आप लोग। सेक्शन 28 टू 39 है ना, 39। तो एप्लीकेबिलिटी कब होगी, 300 प्लस वर्कर हूँ। सेक्शन 28 बात कर रहा है। मॉडल ऑर्डर्स क्या है, मेड बाय सेंटर डीम्ड adopted till certification 29। employers role draft standing order within 6 month, consult union, submit certifying officer। ठीक है, सर्टिफिकेशन क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर सिविल कोड की पावर है, अपील पॉसिबल है। ठीक है, सेक्शन 31 32 के अंदर मॉडिफिकेशन नॉट बिफोर 6 मंथ, सेम प्रोसीजर। ठीक है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वही। ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है सेक्शन 36 के अंदर। डिस्प्यूट क्या है, ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, बाइंडिंग है इसका डिसीजन सेक्शन 37।
सस्पेंशन क्या है? इंक्वायरी विद इन 90 डेज। अगर किसी वर्कर को सस्पेंड किया जाता है तो इंक्वायरी 90 दिन में पूरा कीजिए, और जब 90 दिन में पूरा करेंगे तो इस 90 दिन में उसका 50% का वेज उसको देना है। अगर 90 दिन से ज्यादा लगाते हो तो ये 70% का वेज उसको देना है टिल दिस इंक्वायरी इज कंप्लीटेड। एग्जामिशन क्या है? गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी इंडस्ट्री फ्रॉम दिस स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। अब नोटिस ऑफ चेंज 40 to 41। सेक्शन 40 एम्प्लॉयर ड्यूटी बिफोर चेंजिंग सर्विस कंडीशन। क्या कह रहा है? नोटिस ऑफ चेंज क्या है कि अगर किसी भी सर्विस कंडीशन में कोई चेंज कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, तो सेक्शन 40 में इट बिकम्स द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी बिफोर चेंजिंग सर्विस कंडीशन। कोई भी सर्विस कंडीशन, लेट से कि बोल रहा है कि 8 घंटे का काम है, 9 घंटे आपको काम करना है, रेसेस जो आपको 1 घंटे का मिल रहा है आधे घंटे का मिलेगा। तो इस सेक्शन 40 में ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, एनी सर्विस कंडीशन लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल हमने देखा स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड है, थर्ड शेड्यूल आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, सर्विस कंडीशन, ठीक है। ही कैन नॉट डू डायरेक्टली, दो कंडीशन है, ठीक है, एक नोटिस देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर मस्ट गिव प्रायर नोटिस टू अफेक्टेड वर्कर जिन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द प्रपोज चेंज। क्या चेंज कर रहे हो उसका नेचर बताओ। 21 डे रूल, the change cannot be enforced until 21 डे आफ्टर द गिविंग द नोटिस। तो पहले तो नोटिस दोगे, क्या चेंज कर रहे हो उसका नेचर बताओगे, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो नोटिस वर्कर्स को मिल गई या यूनियन को मिला, इसके 21 दिन के बाद ही अगर ये एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी डिस्प्यूट को, तो ये 21 दिन के बाद ये नोटिस ऑफ चेंज एप्लीकेबल होगा, ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक्सेप्शन वेयर नोटिस नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जहां पे कुछ चेंज हुआ जहां पे नोटिस की जरूरत नहीं है। इफ चेंज इज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवार्ड, वर्कर और एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन या मैनेजमेंट के बीच में कोई सेटलमेंट हुआ है, कोई अवार्ड हुआ है, उस वजह से कोई चेंज है, तो ये आपस में अग्रीड पहले से ही है, तो यहाँ पे नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं है ना। इफ अफेक्टेड वर्कर आर गवर्न बाय सेंट्रल सर्विस रूल्स, ठीक है, सेंट्रल सर्विस रूल जो पीछे हमने बात की थी, तब भी नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल सप्लीमेंट्री सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल रूल, सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विस रूल, रिवाइज्ड लीव रूल, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज, इन सब में कोई जरूरत नहीं है। और एनी अदर रूल्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। अगला है इन इमरजेंसीज रिक्वायरिंग शिफ्ट और वर्किंग आवर चेंज outside standing order but only after consulting GRC grievance redressal committee। इमरजेंसी केसेस में तब भी जरूरत नहीं है। when change is ordered by appropriate government or arises from settlement or award, तो सेटलमेंट और या अवार्ड से आ रहा है तो ये अग्रीड है आपस में ही, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दे रही है कोई जो डिसीजन कि हाँ भाई ये चेंज होगा, तब भी जरूरत नहीं है। चलिए सेक्शन 41 पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट। इफ अप्लाइंग सेक्शन 40 यानी नोटिस ऑफ चेंज इज लाइकली टू हार्म एम्प्लॉयर्स टू सीवियरली, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, तो गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये एग्जेम्प्ट कर सकती है इसको, एम्प्लॉयर को, अगर ये हार्म कर रहा है एम्प्लॉयर को टू सीवियरली, कॉज सीरियस रिपरकशन इन इंडस्ट्री एंड अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये चेंज को अप्रूव कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, ये याद रखना। देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट सेक्शन 40 विल नॉट अप्लाई एट ऑल, इट विल अप्लाई विद सर्टेन कंडीशन टू स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा अगला राउंड, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब ये जो है हमने बात की थी, अगर आप देखो कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन और मेडिएशन, जब भी आप ये तीन शब्द जब आपके पास आए, ठीक है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है, यानी ये जो है एडजुकेटरी मैकेनिज्म नहीं है, एडजुकेटरी नहीं है, यानी ये कोर्ट नहीं है टू डिसाइड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये बात कि ये कोई भी मैटर है वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच सुलझ जाए बिना कोर्ट जाए, ठीक है। तो ये जब भी तीन टर्म आए तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। बाकी आज हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। कल वाला जो क्लास होगी, यानी जो कल की क्लास है उसमें आपका ये कंप्लीट जो है
2020 का 2020 वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड खत्म हो जाएगा और जो अगली क्लासेस हैं, यानी जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास होगी, हमने बोला था कि 4 क्लास में खत्म होगी, फोर्थ क्लास में जो पुराने हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसमें हम बस वही चीजें देखेंगे कि जो चेंजेस हैं दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे। तो अभी हमने जैसे देखा कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपने देखा था, है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में कि कितना 300 एम्प्लॉयज की बात की गई, तो पुराने में ये 100 था, अब ये 300 हो गया। तो ये चीजें हम इस तरह से देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम जो चैप्टर 5 है, टोटल 14 चैप्टर है, कितने हैं, 14 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 में है। तो आपको लगता होगा कि 14 चैप्टर है, चैप्टर 5 पे है। अब जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस ऑल 3 एक्ट विद डिफरेंसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020। ठीक है, तो 2 क्लासेस और आपका ये कोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 4 क्लासेस जो आपके और एक्ट्स हैं उन पे लगेंगे, जो 3 एक्ट हैं 4 एक्ट हैं उन पे 4 क्लासेस, तो टोटल 16 क्लासेस हमको चाहिए ये पूरा का पूरा आईआर खत्म करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम जो हमारा क्रैश कोर्स है यूपीएससी ईपीएफओ का। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लासेस आर फ्री, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, क्लासेस आर फ्री। इफ यू वांट पीडीएफ, if you want the question practices, if you want sectional test, then you would have to take our program. 7827530282 is the number on which you can Paytm, Google Pay or Phone Pay with 1000 rupees for the PDFs of this program. और अगर आपको इसके साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिसेस चाहिए तो यू वुड हैव टू पे 1500 रुपीज, जिसमें आपको 10 जो है टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस मिलेंगी और सारा का सारा इसका आपका वो मिलेगा। तो बाद में वो चीजें देखेंगे, अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में अबाउट दिस प्रोग्राम आई विल डिस्कस इन डिटेल। तब तक के लिए ये क्लास मैं आज यहीं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर